हाल ही में चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत गजब बेइज्जती करा। दरअसल में हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम लोगों के साथ गए थे चाइना में स्टेट विजिट पर। बहुत सारे डील्स होने थे, बहुत सारे बिजनेस टॉक्स होने थे। लेकिन क्या हुआ, शी जिनपिंग ने उन्हें अच्छे से खाना वाना खिलाया, उन्हें भव्य सम्मान दी, इज्जत दी और फिर धीरे से सामने आकर मुंह पर बोल दिया, बेटा ताइवान के साथ छेड़खानी करोगे ना तो ये सीधा जंग पर बदल जाएगा। समझ रहे? यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है। उसको शी जिनपिंग सीधे मुंह पर बोल रहा है, अगर तुमने ताइवान के साथ कोई गड़बड़ी की तो ये सीधे तौर पर जंग में बदल सकता है। ऐसा करने की जो हिम्मत वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ दो देशों के पास ही है, एक है चाइना और दूसरा है रशिया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर ताइवान है क्या चीज? क्यों ताइवान इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जिसकी वजह से हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत देख सकते हैं। जी हाँ, हमने रशिया को यूक्रेन पर इन्वेट करते हुए देखा, फिर भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि यूएस और इजराइल मिलके ईरान पर हमला करते थे, उस पर भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ऐसे पॉइंट्स थे ही नहीं जिस पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती थी। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस और इजराइल का साथ नहीं दिया। अब ताइवान में ऐसा क्या है कि ये जाकर असल में एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जिस पर जियोपॉलिटिकली एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसकी वजह से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। क्या है ताइवान? दरअसल ताइवान एक छोटा सा देश है, एक बहुत ही छोटा सा देश, जो कि हमारे केरला से भी छोटा है। अगर हम इंडियन स्टेट केरला को देखें, उससे भी ताइवान छोटा है एरिया में। यह देश स्थित है पैसिफिक ओशियन के पश्चिम तट के पास। एक आइलैंड है, एक सागर में एक द्वीप है, इसी देश का नाम है ताइवान। अब ताइवान पर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को इतना इंटरेस्ट क्यों? दरअसल में चाइना तो इसे अपना हिस्सा ही मानता है। हालांकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसका अपना गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ताइवान के लोग इलेक्शन करा के इस सरकार को चुनती है और ये सरकार ताइवान पर शासन चलाती है। और ताइवान ने दुनिया के तमाम देशों में अपने डिप्लोमेट्स भेज रखे हैं, ताइवान पासपोर्ट भी इशू कराते हैं। फिर भी चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। आखिर क्यों? और यूएस को इस पर इतना इंटरेस्ट क्यों? चाइना के ताइवान पर इस क्लेम को समझने के लिए हमें जाना होगा 1949 में। 1949 उस वक्त जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल एस्टेब्लिश हुआ था। दरअसल इस 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूल चाइना में एस्टेब्लिश होने से पहले वहां पर एक सिविल वार चल रही थी। सिविल वार मतलब एक आपसी घरेलू जंग, जहां पर दो पार्टी, एक था नेशनलिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। तो उन दोनों में भयंकर टकराव थी, यहां पर खून खराबा भी बहुत हुई थी। और दरअसल में ये लड़ाई थी सिद्धांतों की, कि देश किस सिद्धांत पर चलेंगे, देश किस तरह के सिद्धांत पर चलेंगे। क्या देश कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, या फिर देश एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे। जो नेशनलिस्ट पार्टी था उनको मेनली सपोर्ट दे रहे थे वेस्टर्न पावर्स जैसे कि यूएस, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्हें मेन सपोर्ट दे रहे थे रशिया। अब देखिए, इस संघर्ष के बाद जिनकी जीत होती है वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ जेडोंग, इस जंग में उनकी जीत होती है। वो चाइना में एस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार, और उनके आर्मी को बोला जाता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि पीएलए। इस जंग के बाद जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो चाइना से भाग जाती है। भाग कर कहाँ जाती है? भाग कर जाती है एक छोटे से आइलैंड पर जिसका नाम था ताइवान। वो नेशनलिस्ट पार्टी जाकर वहां पर अपना शासन स्थापित करते हैं और
उसी को आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बात आपको जाननी होगी, ना तो ताइवान अपने को चाइना से सेपरेट मानती है और ना ही चाइना अपने को ताइवान से सेपरेट मानते हैं। मतलब दोनों तरफ से ये है कि ये एरिया मेरा है, ताइवान कहता है पूरा चाइना ही मेरा है। सोचिए एक छोटा सा देश, इतना छोटा सा देश जो कि हमारे केरला से भी छोटा है, वो बोलता है इतने बड़े से एक एरिया वाला देश को, चाइना को, कि ये पूरा चाइना हमारा है। वही चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान एक अलग नेशन है। मतलब दोनों तरफ से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई भी किसी को छोड़ना नहीं चाहता। ताइवान खुद को कहता है वी आर रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। वही चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है वी आर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों खुद को चाइना कहते हैं आखिर में। मतलब कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहते। तो तब से लेकर आज तक ये विवाद चलता आया है और आज भी ये विवाद वैसा ही है। और जब से शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट बना है, तब से उनका असली मकसद यही रहा है कि वो किसी दिन, मतलब अपने जाने से पहले, अपने पद से हटने से पहले, शी जिनपिंग चाइना में एक लीगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। वो ताइवान को मेनलैंड चाइना के साथ जोड़कर जाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब इतने दिनों से क्या चाइना को मौका नहीं मिला? 1949 की बात है, 1949 से लेकर अब 2026 हो चुका है। क्या इतने दिनों में चाइना को मौका नहीं मिला ताइवान पर कब्जा करने के लिए? अब क्यों चाइना इतना उतावला हो रहा है? देखिए यहां पर आपको समझने होगी ताइवान की इंपॉर्टेंस, खास करके वेस्टर्न पावर्स के लिए। वेस्टर्न पावर्स, खास करके यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि यूएस एक डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो और इसी वजह से वो चाइना पर भी डेमोक्रेसी चाहता था। उन्होंने चियांग काई शेक का नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन नेशनलिस्ट पार्टी हार गई और भागकर ताइवान चली गई और वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। लेकिन फिर चाइना ने ये सोचकर ताइवान पर हमला नहीं किया कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो यूएस सामने आ जाएगा, और उन तब चाइना के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लड़ाई लड़ सके। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। माहौल बदल चुका है इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट ने सीधे मुंह पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बोल दी कि अगर आप ताइवान के मामले में पड़ेंगे तो आपके साथ सीधी तौर पर एक जंग हो सकती है। आज चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। चाइना दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और ये बात भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चाइना मिलिट्रली आज बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। चाइनीज आप फाइटर्स को देख लीजिए, चाइनीज सबमरीन्स को देख लीजिए और चाइनीज सैटेलाइट्स को भी देख लीजिए। चाइना ने बहुत कुछ हासिल किया है। हालांकि उन पर एक सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या चाइना जो दावा करता है असल में वो है, क्योंकि चाइनीज चीजों पर लोगों को भरोसा कम है। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर देखा था कि चाइनीज मिसाइलें कैसे इंडिया ने तबाह कर दी थी, कोई काम का नहीं है। लेकिन फिर भी है तो बहुत कुछ चाइना के पास। इसी दम पर शी जिनपिंग ताइवान को फिर से चाइना के साथ जोड़ने की बात कर रहा है। अब आपके मन में एक और सवाल जरूर उठता होगा, यूएस का क्या जाता है, एक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो क्या ही हो जाएगा? पूरी दुनिया में तो बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है, अगर ताइवान पर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो यूएस का कौन सा क्या चला जाएगा? देखिए यहां पर बात सिर्फ डेमोक्रेसी की नहीं है, यहां पर बात आती है ताइवान की इंपॉर्टेंस की। ताइवान इतना इंपॉर्टेंस क्यों है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए? देखिए सबसे पहले तो ताइवान में दुनिया की एक सबसे खास चीज पाई जाती है मतलब बनाई जाती है, वो है चिप्स, कंप्यूटर चिप्स, जो हम सीपीयू, जीपीयू और रैम, मेमोरीज वगैरह देखते हैं। ज्यादातर चीजें ताइवान में बनाए जाते हैं। अब आप किसी भी मॉडर्न देश को देख लीजिए, इन चिप्स के बिना किसी भी देश का चलना बिल्कुल नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसके अंदर चिप्स है, आप लैपटॉप चला रहे हैं उसके अंदर चिप्स है, आपके घर में बिजली चल रही है वो पावर ग्रिड से चलता है, उस पावर ग्रिड को कौन चला रहा है? कोई चिप चला रहा होगा। आप कोई एरोप्लेन देख लीजिए, उसमें भी चिप लगा हुआ है, एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसके पीछे कोई मेमोरी लगा हुआ होगा।
तो चिप के बिना मॉडर्न जमाने में किसी भी देश का चलना नामुमकिन है। और इस चिप का ज्यादातर हिस्सा, बहुत ज्यादातर मतलब 80, लगभग 80% दुनिया में जितनी भी चिप प्रोडक्शन होती है उनके 80% कहाँ बनता है? ताइवान में। तो सोचिए ताइवान कितना इंपॉर्टेंट है। आज ताइवान ने चिप सप्लाई रोक दी तो कल किसी भी देश की ऐसी हालत हो सकती है कि आप पूछो ही मत। ना उनके मिलिट्रीज काम कर पाएंगे क्योंकि ना उनके रॉकेट लॉन्चर्स चलेंगे, ना कोई मिसाइल सिस्टम काम करने वाली है, और ना ही कोई सबमरीन या शिप काम करने वाले हैं। यहाँ तक कि कार्स में भी आजकल चिप लगे हुए हैं। मोबाइल तो है ही, लैपटॉप तो है ही। ये चिप ताइवान में प्रोडक्शन करती है एक कंपनी जिसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अपना डोमिनेंस पूरी दुनिया पर जिस बेसिस पर दिखाता है, जिस डिजिटल सुपर पावर के रूप में दिखाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन वगैरह वगैरह, उन सभी के पीछे ताइवान का एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, ताइवान स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर स्थित है। पैसिफिक के सीधा पश्चिम में, चाइना के ठीक करीब। सोचिए अगर चाइना ने ताइवान पर हमला करके कब्जा कर लिया तो उसका पूरे पैसिफिक ओशियन पर कंट्रोल आ जाएगा। और उस पार कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स को इस खतरे का एहसास है कि अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो कल को पूरा पैसिफिक ओशियन पर वो क्या करेंगे? अपने डिस्ट्रॉयर्स, अपने सबमेरिन्स और अपने सारे वारशिप से भर देंगे, क्योंकि उनका एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री बेस बन जाएगा ताइवान, जो कि आज वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ना तो जापान चाइना को अपना जमीन देता है मिलिट्री बेस बनाने के लिए, और ना ही फिलीपींस देता है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिकली ताइवान की इंपॉर्टेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यही नहीं, ताइवान ग्लोबल शिपिंग लेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर स्थित है। जो ग्लोबल ट्रेड शिप से जाती है, जो भी सामान शिप से जाती है, उस शिपिंग लेन पर ताइवान एक बहुत ही खास जगह पर बैठा है। अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला गया तो कल को क्या पता, आज जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कर दिया गया है ईरान के द्वारा, क्या पता कल चाइना के द्वारा इस ताइवान के करीब जाने वाला शिपिंग लेन को ब्लॉकेट कर दिया जाए। इससे ग्लोबल ट्रेड बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित हो सकती है। यही नहीं, ताइवान यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मान, सम्मान, इज्जत सबका एक प्रतीक बना हुआ है। क्योंकि एक ऐसा देश जिसको बचाकर रखा यूएस ने इतने सालों से, ये बोलकर कि हम इस देश को चाइना के हाथ नहीं लगने देंगे, हम इस देश पर कम्युनिस्ट सरकार नहीं बनने देंगे, इतने सालों से, लगभग 75-80 सालों से ताइवान को यूएस इसीलिए बचा रहा है। आज सोचिए अगर चाइना उस पर कब्जा कर लेता है तो यूनाइटेड स्टेट का क्या इज्जत रह जाएगी। कल को कोई भी छोटा एक देश आकर बोल देंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स पर कोई भरोसा नहीं है, यूएस किसी को भी कभी भी छोड़ सकता है। देखो चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया लेकिन यूएस उसे बचाने के लिए नहीं आया, इस तरह की बातें हो सकती है। तो इसके लिए भी यूएस को ताइवान पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। वही चाइना की तरफ से देखे तो शी जिनपिंग जाते जाते अपना लीगेसी, अपना जो, अगर कोई इन फ्यूचर पूछेंगे कि शी जिनपिंग ने चाइना के लिए क्या किया, तो वो जवाब दे सकेंगे कि हमने ताइवान को अपने देश के साथ जोड़ दिया है। यही लीगेसी शी जिनपिंग छोड़कर जाना चाहता है, और ये जंग अगले 2-1 सालों में होने का बहुत ज्यादा चांस है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या होगा अगर सच में चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स चुप नहीं बैठ सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो यूनाइटेड स्टेट्स को आगे आना ही पड़ेगा। लेकिन चाइना ताइवान पर हमला करेगा कैसे? क्योंकि ताइवान तो एक आइलैंड है और बीच में एक समुंदर है जिसको कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट। अब देखिए ये चीज इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट एक बहुत ही खतरनाक समुंदर है जहां पर ताइवान ने बहुत सारे माइंस बिछा रखे हैं। मतलब चाइना सीधा जाकर शिप के माध्यम से ताइवान पर हमला नहीं कर सकता, ताइवान पर आर्मी नहीं उतार सकता।
क्योंकि यहाँ पर माइन से भर दिया है ताइवान में। और क्या पता कल को अगर युद्ध की परिस्थिति आई तो ताइवान और ज्यादा यहाँ पर माइंस लगा सकता है। तो ऐसे में चाइना मुख्य रूप से 3 स्ट्रेटेजी अपना सकता है। देखिए, एक तो वो है जो सीधा हमला, जिसके बारे में हमने कहा कि ताइवान स्ट्रेट को पार करके जाना पड़ेगा चाइना को। अब चाइना को अपना नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब कुछ ताइवान स्ट्रेट को पार करा के ले जाकर ताइवान जाना पड़ेगा 1-1.5 लाख 2 लाख आर्मी के साथ। फिर वहां पर हमला करके उसको कब्जा करना पड़ेगा, चूंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट पर पहले से ही माइंस बिछे हुए हैं और युद्ध की परिस्थिति होगी, ताइवान और ज्यादा माइंस यहाँ पर पिछा देंगे। ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जो रशिया यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। रशिया गया था यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करने, लेकिन अब तक जंग में उलझा हुआ है, इतने साल बीत गए। ठीक उसी तरह अगर चाइना ने डायरेक्ट इस तरह से हमला कर दिया ताइवान पर, तो चाइना भी यहां पर फंस सकता है बहुत सालों के लिए, ये जंग चलते रह सकते हैं। तो चाइना ऐसी गलती करने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में दूसरी संभावना जो उठती है वो ये है कि चाइना ताइवान के आसपास एक नेवल ब्लॉकेड लगा दे। एक ऐसा ब्लॉकेड कि ताइवान के अंदर ना तो कोई जहाज आ सकती है और ना ही ताइवान से बाहर जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान 97% बाहरी दुनिया में डिपेंडेंट है अपने एनर्जी नीड्स के लिए। ताइवान में कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कोल नहीं मिलते हैं। ताइवान ये सारी चीज बाहर से इंपोर्ट कराती है। अगर चाइना ने एक नेवल ब्लॉकेट कर दिया तो हो सकता है 15 दिन या 1 महीने के अंदर ताइवान को आकर खुद से सरेंडर करना पड़े, क्योंकि वहां चारों ओर बत्ती गुल हो जाएंगे, लोगों के पास खाना पकाने के लिए भी गैस नहीं बचेंगी। तो ऐसे में ताइवान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है इस नेवल ब्लॉकेट को झेलना। इसे एनाकोंडा स्ट्रेटेजी कहते हैं। और तीसरा स्ट्रेटेजी है कि ताइवान पर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओ, ताइवान के लोग खुद इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए कि हमें चाइना के साथ रहना ही सही रहेगा। चाइना ऐसा पहले से ही करना शुरू कर चुका है। चाइना क्या कर रहा है, ताइवान के बारे में मिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है, ताइवान सरकार के बारे में। उसके साथ साथ ताइवान पर लगातार साइबर अटैक्स कर रहा है, उस पर इकोनॉमिक प्रेशर्स डाल रहा है, फिशिंग बोट्स नहीं जाने दे रहा है। चाइना ने अपने छोटे बड़े फिशिंग बोट्स ले जाकर पूरे ताइवान को घेराव करना शुरू कर दिया है। और हम बाद में ऐसे भी देख सकते हैं कि कुछ चाइनीज फाइटर्स आकर सीधा ताइवान के कैपिटल पर लैंड करे और चीजें बिल्कुल बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है अमेरिका चुप नहीं बैठ सकती, यूनाइटेड स्टेट्स चुप नहीं बैठ सकती, और ना ही दुनिया के बाकी सारे ताकतें। देखिए, यहां पर आपको एक और चीज गौर करनी होगी कि दुनिया के लगभग सभी देश ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानते हैं। ये वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स खुद भी इस वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, यहां तक कि भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। ऑफिशियली भारत यही मानता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ दुनिया के सभी देशों ने क्या किया है, ताइवान के डिप्लोमेट्स को अपने देश में बुलाकर उनको अपने देश में जगह दे रखे है। मतलब ऐसा है कि ऑफिशियली बोल दो कि चाइना का हिस्सा है और नीचे क्या करो, ताइवान के साथ अपना डिप्लोमेसी की रखो। डिप्लोमेसी रखने का मतलब किसी एक देश को स्वीकृति देना होता है। यूएस भी यही कर रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है और दुनिया के बाकी देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो अगर चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो यूएस चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि यूएस का बहुत ज्यादा स्टेक है यहां पर। आज इस एआई के जमाने में चिप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ताइवान को एक ऐसा देश के हाथ नहीं लगने दे सकता यूनाइटेड स्टेट्स, जो देश हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ खड़ा रहा है। सीधा 1949 से लेकर आज तक चाइना हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ ही खड़ा रहा है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स पर डेमोक्रेसी चलता है, साथ में कैपिटलिज्म भी चलता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।